महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, संकट के बीच में ही अवसर छिपा होता है। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस पे शायद ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। टॉपिक है भारतीय रुपए की गिरावट। ये लगातार न्यूज में है ना। हाल में तो रुपया डॉलर के मुकाबले 88 के लेवल को भी पार कर गया। और जब भी ऐसा होता है तो एक चिंता का माहौल बन जाता है। मतलब इसे एक संकट की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या ये गिरावट वाकई सिर्फ एक संकट है, या फिर इसमें भारत के लिए कोई छिपा हुआ मौका, कोई रणनीतिक अवसर भी है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। द प्रिंट पे काफी दिलचस्प विश्लेषण छपा है। हम मूलतः उसी के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ये बातचीत खासतौर पर उन लोगों के लिए काम की हो सकती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिसी, इन सब से जुड़ा हुआ है। प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मकसद है कि जो सोर्स आर्टिकल में तर्क दिए गए हैं उनको बिना किसी लाग लपेट के समझें, उन पर बात करें। तो बेसिक सवाल यही है, क्या आरबीआई को, मतलब रिजर्व बैंक को, रुपये को हर कीमत पर बचाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एक सोची समझी चाल के तहत इसे धीरे धीरे गिरने देना चाहिए, शायद एक मौके की तरह? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, आपने सही कहा कि जैसे ही रुपया थोड़ा और गिरता है, हेडलाइंस बन जाती हैं, चिंता जताई जाती है, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। पर ये नज़रिया थोड़ा एक तरफा हो सकता है। अगर हम इतिहास देखें, दूसरे देशों को देखें, तो एक अलग कहानी सामने आती है। कई सफल अर्थव्यवस्थाओं ने अपने ग्रोथ के अहम दौर में जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर रखा, या कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर रखा। वो इसे संकट नहीं मानते थे, बल्कि अपनी इंडस्ट्री, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक टूल, एक औजार मानते थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब जिसे हम आज प्रॉब्लम समझ रहे हैं उसे पहले के देशों ने सोल्यूशन की तरह यूज किया। कोई कोई उदाहरण है इसके? अरे बिल्कुल, कई उदाहरण है। आप जापान को ही देख लीजिए। 60 के दशक से 80 के दशक तक उन्होंने जानबूझकर येन को डॉलर के मुकाबले कमजोर रखा, और नतीजा, उनकी कारें, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी दुनिया में छा गए। ये चला काफी वक्त तक, जब तक वो 1985 में प्लाजा अकॉर्ड नहीं हुआ और अमेरिका वगैरह के दबाव में येन को मजबूत करना पड़ा। और यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेंसी को जानबूझकर नीचे रखना। और कौन थे इस लिस्ट में? दक्षिण कोरिया 80 और 90 के दशक में उन्होंने भी यही किया। अपनी करेंसी वॉन को कॉम्पिटिटिव रखा, भले ही देश में लागत बढ़ रही थी। इसी पॉलिसी ने तो सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियों को ग्लोबल जायंट बनने में मदद की। और फिर चीन का उदाहरण, वो तो शायद सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा है। 1994 के बाद से देखिए, चीन ने अपनी करेंसी युआन को बहुत सख्ती से मैनेज किया, उसे डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे रखा, स्टेबल रखा। और असर, 2001 में दुनिया के व्यापार में चीन का हिस्सा सिर्फ 4% था। 2022 तक आते आते ये करीब 15% हो गया। 15%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और इसमें उनकी करेंसी पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। क्या अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भी कभी ऐसा किया है? हाँ, अमेरिका ने भी किया है। 1930s की जो महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन, तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया और फिर डॉलर का डिवैल्यूएशन किया, मतलब मूल्य घटाया। इससे क्या हुआ? अमेरिकी एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, और माना जाता है कि इससे अमेरिका को मंदी से निकलने में काफी मदद मिली। अच्छा, और भारत का खुद का कोई अनुभव है इस तरह का? बिल्कुल है, दूर क्यों जाना। 1991 के रिफॉर्म्स याद कीजिए। उस वक्त भारत ने रुपए का तेज डिवैल्यूएशन किया था। वो और जो बाकी उदारीकरण के कदम उठाए गए, उनका मिला जुला असर क्या हुआ? अगले 10 साल तक भारत का एक्सपोर्ट करीब 20% सालाना की दर से बढ़ा, और जो बार बार विदेशी मुद्रा का संकट आता था वो भी कम हो गया। तो हाँ, हमने भी इसका फायदा देखा है। तो अगर इतिहास में ये काम कर चुका है, तो आज भारत कहाँ खड़ा है? क्या आज भी ये रिलेवेंट है? द प्रिंट का विश्लेषण इस पर क्या कहता है? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत की जो अभी की सिचुएशन है उसमें एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन सा दिखता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास करीब 695 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, करीब 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी है। ये एक मजबूती देता है, मतलब बाहरी झटकों से बचाता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन विरोधाभास कहाँ है फिर? विरोधाभास ये है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में, मतलब आईटी सर्विस वगैरह में, तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है। 2023 में हमारा ग्लोबल शेयर 4.3% तक पहुंच गया, बढ़िया है। लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट में,
यानी सामान बनाकर बेचने में हम अभी भी 2% से कम पर अटके हुए हैं। सिर्फ 2%? हाँ, और चिंता की बात यह है कि ये लगभग उतना ही है जितना आज़ादी के टाइम पे था। इतने सालों बाद भी हम सामान बनाकर दुनिया को बेचने में कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और आजकल तो माहौल भी शायद मुश्किल हो रहा है, जैसे अमेरिका की तरफ से वो भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है। बिल्कुल, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, हर देश अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे में अगर हम अपना रुपया आर्टिफिशियली मतलब बनावटी तौर पर मजबूत रखेंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया में टिकना और मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है ना। अच्छा, तो क्या हाल के सालों में किसी और देश ने ऐसा कुछ किया है अपनी करेंसी के साथ जिससे कुछ सीखने को मिले? हाँ, हाल के उदाहरण भी हैं और वो काफी कुछ सिखाते हैं। ब्राजील को देखिए, पिछले 2 साल में जब उनकी करेंसी रियाल कमजोर हुई तो उनके सेंट्रल बैंक ने हड़बड़ी नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि सारा फॉरेक्स रिजर्व फूंक दिया, नहीं। उन्होंने क्या किया, महंगाई काबू में रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी 10.4% से सीधा 14.7% तक। मतलब करेंसी को गिरने दिया लेकिन इन्फ्लेशन पर फोकस रखा। और अर्जेंटीना, वहां भी तो काफी उथल-पुथल हुई थी नई सरकार के आने के बाद। सही, अर्जेंटीना में नए राष्ट्रपति जैवियर माइली ने आते ही कैपिटल कंट्रोल्स हटा दिए, मतलब पैसे लाने ले जाने पर जो रोक थी वो खत्म कर दी और अपनी करेंसी पैसों को फ्री फ्लोट करने दिया, मतलब बाजार तय करे उसकी कीमत। हाँ, वो गिरी, बहुत तेजी से गिरी, लेकिन ये उनकी सोची समझी शॉक थेरेपी का हिस्सा था। मकसद था इकोनॉमी की गहरी समस्याओं को ठीक करना और शुरुआती नतीजे कुछ पॉजिटिव भी दिखे। जो इन्फ्लेशन 300% तक पहुंच गया था अप्रैल 2024 में, वो एक साल में 50% से नीचे आ गया। मिस्र ने भी शायद कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया। मिस्र का तरीका थोड़ा अलग था, कह सकते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज की भारी कमी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया। इसे क्रॉलिंग पेग या क्रॉलिंग डिवैल्यूएशन कहते हैं। और साथ ही ब्याज दरें 600 बेसिस पॉइंट यानी 6% बढ़ा दी। इस बैलेंस तरीके से उन्हें डॉलर मिलने लगे, इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटा। लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा, मतलब ये दांव उल्टा भी तो पड़ सकता। बेशक रिस्क है, और तुर्की इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, डबल डिजिट में, और उसके बावजूद पॉलिटिकल प्रेशर में ब्याज दरें कम कर दी गईं। ये तो इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स के खिलाफ था। नतीजा, उनकी करेंसी लीरा बुरी तरह गिरी। 2021-22 में 50% से ज्यादा, बहुत सारा पैसा देश से बाहर चला गया। तो ये दिखाता है कि अगर डिसिप्लिन ना हो, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक से ना चलाया जाए, तो सिर्फ डिवैल्यूएशन करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सवाल उठता है कि अगर भारत का रुपया और गिरता है तो क्या हमारे लिए भी तुर्की जैसा खतरा है? देखिए, द प्रिंट का जो विश्लेषण है वो इस पर काफी क्लियर है। उनका कहना है कि भारत की स्थिति तुर्की से बहुत अलग है, फंडामेंटली अलग है। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मजबूत है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आमतौर पर काफी संभली हुई और अनुशासित रही है। इसलिए भारत की तुलना ब्राजील या मिस्र से करना ज्यादा सही होगा, जिन्होंने मैनेज्ड तरीके से डिवैल्यूएशन किया। तुर्की से नहीं, जहां सब कुछ गड़बड़ा गया। ठीक है, ये तो ये अफसर की बात और दूसरे देशों के अनुभव। लेकिन जब भी रुपया गिरता है तो आम आदमी की पहली चिंता होती है महंगाई, खासकर क्योंकि हम कच्चा तेल वगैरह बहुत इंपोर्ट करते हैं। इस डर का क्या? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। रुपया सस्ता होगा तो डॉलर में खरीदा जाने वाला सामान जैसे क्रूड ऑयल, वो तो महंगा होगा ही। इसका असर पेट्रोल, डीजल पर और फिर बाकी चीजों पर पड़ सकता है। लेकिन जो सोर्स एनालिसिस है वो यहाँ 2-3 बातें कहता है। पहली बात, आजकल भारत में जो महंगाई है उसका बड़ा कारण एक्सचेंज रेट नहीं है, वो ज्यादातर खाने पीने की चीजों की वजह से है, सब्जियां, दालें वगैरह। दूसरी बात, हमारा जो मजबूत फॉरेक्स रिजर्व है वो हमें बाहरी झटके सहने की ताकत देता है। तीसरी बात, हमने जैसे रूस वगैरह से लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, हम सोलर एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, तो एनर्जी इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस धीरे धीरे शायद कम होगी। विश्लेषण का मानना है कि अगर रुपया धीरे धीरे गिरे, मतलब कंट्रोल्ड तरीके से, साल में 2-3%, तो इससे कोई भयानक महंगाई भड़कने का खतरा कम है। शर्त यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रहे। अच्छा, और दूसरी चिंता होती है विदेशी निवेशकों की। क्या रुपया कमजोर होता देखकर वो घबराएंगे नहीं, अपना पैसा निकालकर भागेंगे नहीं? ये भी एक आम धारणा है, लेकिन द प्रिंट का लेख इसे चैलेंज करता है, वियतनाम का उदाहरण देकर।
पिछले 20 सालों में वियतनाम की करेंसी डोंग लगातार कमजोर हुई है, लेकिन इसके बावजूद वियतनाम दुनिया में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खींचने वाले टॉप देशों में से एक बन गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ करेंसी के नाम मात्र के लेवल को नहीं देखते, वो देखते हैं कि देश में ग्रोथ की कितनी संभावना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब कंट्रोल में है या नहीं, और सबसे ज़रूरी पॉलिसी भरोसेमंद है या नहीं, प्रिडिक्टेबल है या नहीं। बल्कि एक ऐसी करेंसी जो आर्टिफिशियली मजबूत रखी गई हो और जिसके कभी भी तेजी से गिरने का डर हो, वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बड़ा रिस्क है। और एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी आता है अक्सर कि कमज़ोर करेंसी मतलब देश की इकोनॉमी कमज़ोर है। ये क्या सिर्फ एक परसेप्शन है या इसमें सच्चाई है? यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। स्रोत का तर्क है कि RBI ने इतना पैसा खर्च किया रुपए को बचाने में, फिर भी वो 88 तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि मार्केट फोर्सेस के खिलाफ किसी एक लेवल को पकड़कर बैठना अक्सर बेकार साबित होता है, महंगा भी पड़ता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि करेंसी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। जैसा हमने देखा, ब्राज़ील और मिस्र ने दिखाया कि अगर डिवैल्यूएशन एक सोची समझी, ट्रांसपेरेंट और रिफॉर्म वाली पॉलिसी का हिस्सा है, तो उसे पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है। तुर्की का उदाहरण दिखाता है कि कैसे बुरी मैनेजमेंट उसे कमजोरी का प्रतीक बना देती है। और भारत अपनी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के साथ ब्राज़ील मिस्र वाले ब्रैकेट में आता है, तुर्की वाले में नहीं। तो इसे कमजोरी के बजाय एक सोचा समझा पॉलिसी ऑप्शन माना जा सकता है, अगर सही से किया जाए। अगर हम इन सब बातों को भारत की सबसे बड़ी चुनौती यानी नौकरियां पैदा करने से जुड़ें, तो क्या तस्वीर बनती है? हाँ, ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। भारत में हर महीने लाखों नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। हमारा सर्विस सेक्टर, IT वगैरह बहुत सफल है, लेकिन वो अकेले इतने लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, खासकर जिनके पास कम स्किल्स हैं। इस गैप को भरने के लिए हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाकर बाहर बेचने वाली इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा, चाहे वो कपड़े हों, जूते चप्पल हों, खिलौने हों, इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबलिंग हो, ऑटो पार्ट्स हो, कुछ भी। हाँ, जैसे पड़ोस में बांग्लादेश ने कपड़ों में किया है। बिल्कुल। बांग्लादेश को देखिए, उन्होंने अपनी करेंसी टका को कॉम्पिटिटिव रखा। नतीजा, दुनिया के कपड़ा बाजार में उनका शेयर डबल से ज्यादा हो गया, जबकि भारत पिछड़ गया। हमारे पास बांग्लादेश से कहीं ज्यादा लेबर है, फिर भी हम कपड़े, जूते जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ग्लोबल मार्केट पर कब्जा नहीं कर पाए। द प्रिंट के विश्लेषण के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण शायद रुपये का रिलेटिवली मजबूत रहना है, जिसने हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए कॉस्ट के मामले में कॉम्पीट करना मुश्किल बना दिया। तो ठीक है, अगर मान ले कि रुपए को धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से कमजोर होने देना एक बेहतर रास्ता हो सकता है, जैसा कि ये लेख कह रहा है, तो इसे करने का सही तरीका क्या हो? मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे फायदा हो, नुकसान नहीं। हाँ, सोर्स विश्लेषण इसके लिए एक 4 पॉइंट का फ्रेमवर्क सुझाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये गिरावट फायदेमंद साबित हो। पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्टेबिलिटी, मतलब RBI को रुपए के किसी खास लेवल जैसे 85 या 88 इसे डिफेंड करने की जिद छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय उसे रुपए को धीरे धीरे एक अनुमानित तरीके से, मतलब प्रिडिक्टेबल वे में कमजोर होने देना चाहिए, शायद साल में 2-3% डॉलर के मुकाबले। इससे एक्सपोर्टर्स को एक अंदाजा रहेगा और इंपोर्टर्स को भी एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। दूसरा, हमारे पास जो इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, करीब 695 बिलियन का, उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से होना चाहिए। हर छोटे मोटी घबराहट पर मार्केट में डॉलर झोंकना वो शायद पॉलिटिकली अच्छा लगता हो, लेकिन इकोनॉमिकली ठीक नहीं। रिजर्व का इस्तेमाल तब हो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, मतलब एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो, किसी खास लेवल को बचाने के लिए नहीं। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी का अपने ट्रेडिशनल रोल पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए ब्याज दरों का सही इस्तेमाल और RBI की तरफ से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन, साफ बातचीत ज़रूरी है, ताकि लोगों की महंगाई को लेकर जो उम्मीदें हैं वो काबू में रहें। कमज़ोर रुपए की पॉलिसी तभी कामयाब होगी जब महंगाई काबू में रहेगी। और चौथा, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब
अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने वाले रिफॉर्म्स। सिर्फ रुपए को कमजोर कर देना काफी नहीं है। इसके साथ साथ हमें वो चीजें ठीक करनी होंगी जो हमारे प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं उस पर टैरिफ कम करना, ताकि वो दुनिया की कीमतों पर सामान खरीद सकें। एक्सपोर्टर्स के लिए लोन और इंश्योरेंस की बेहतर और सस्ती व्यवस्था करना। और सबसे अहम, हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट्स, सड़कें, रेलवे और लोगों की स्किल्स, इनमें भारी इन्वेस्ट करना। तभी रुपए की कमजोरी का फायदा बढ़ी हुई कॉस्ट में गायब नहीं होगा, बल्कि नए ऑर्डर और नई नौकरियों में बदलेगा। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से यही निकल रहा है कि रुपए की जो गिरावट है, जिसे अक्सर एक संकट की तरह देखा जाता है, उसे द प्रिंट के विश्लेषण के नजरिए से देखें तो एक रणनीतिक अवसर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और खासकर नौकरियों के लिए। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि इसका मैनेजमेंट बहुत सावधानी से, अनुशासन से और एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास हमें यही सिखाता है, चाहे वो रूजवेल्ट का अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, और हाल के उदाहरण भी ब्राजील, मिस्र, वियतनाम, की कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट, अगर उसे एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी और ज़रूरी स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ जोड़ा जाए तो लंबे समय में बहुत बड़े आर्थिक फायदे दे सकती हैं। ये सिर्फ करेंसी के लेवल का खेल नहीं है, इसे एक बड़ी इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना होगा। आज की ये जो हमारी बातचीत थी, ये द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण पर आधारित थी। उम्मीद है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं, उन्हें इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर सोचने के लिए कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे, एक अलग नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी और आप आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर हमारी चर्चा सुनना चाहें तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके अपने कोई विचार हैं इस मुद्दे पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भारत, जो अतीत के सफल एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज रही हैं, उनसे सबक लेकर अपनी करेंसी पॉलिसी को अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं जैसे मेक इन इंडिया वगैरह के साथ अलाइन करने की हिम्मत दिखा पाएगा, या फिर शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी की चिंताओं में और रुपए के किसी खास लेवल को बनाए रखने के दबाव में वो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के इस संभावित अवसर से चूक जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर पॉलिसी मेकर्स को और हम सबको भी सोचने की जरूरत है।